हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम इतिहास की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है यह है संपूर्ण भारतीय इतिहास के प्रमुख वंशावली और उसके फाउंडर तथा उस वंश ने अपनी कौन सी राजधानी बनाई थी, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ढेर सारे विद्यार्थी जो है क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। इस वजह से क्वेश्चन आपका गलत ना हो, मैंने संपूर्ण वंशावलियों का एक ही वीडियो में जो है पूरा समेटने का प्रयास किया है। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के वंश संस्थापक एवं उसकी राजधानी, ये टॉपिक है आपका। इसके बाद देखेंगे हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास की कौन कौन सी वंशावलियाँ हैं, मध्यकालीन इतिहास की कौन कौन सी वंशावली हैं और आधुनिक भारत की कौन कौन सी वंशावली हैं। साथ ही साथ हम उत्तर भारत के वंशावली की भी चर्चा करेंगे और दक्षिण भारत के भी वंशावली की चर्चा करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में उत्तर भारत के वंश का चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दक्षिण भारत के भी वंश का हम चर्चा करेंगे और आधुनिक भारत में भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हम वंशों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर भारत की चर्चा करेंगे और उत्तर भारत के चर्चा के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है, प्राचीन इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है 600 BC से प्राचीन इतिहास प्रारंभ होता है। और मगध पर पहला वंश जो प्रामाणिक रूप से माना जाता है वह, हालांकि पौराणिक रूप से भारतीय इतिहास में जो प्रथम वंश माना गया है वह बृहद्रथ वंश माना गया है। कौन सा वंश माना गया है? वह बृहद्रथ वंश माना गया है। और जिसका अंतिम शासक जो था, बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था और उसका अंतिम जो शासक था वह जरासंध था, जिसको मल्ल युद्ध में भीम ने परास्त किया था। लेकिन चूंकि इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास प्रमाण पर जो है निर्भर होता है। इस वजह से पहला प्रामाणिक रूप से जो वंश माना जाता है भारतीय इतिहास में वह हर्यक वंश है। कौन सा वंश है? तो हर्यक वंश। और हर्यक वंश की बात करेंगे तो मगध अगर आप देखेंगे तो ये मगध है और मगध पर स्थापित होने वाला पहला वंश जो था वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश था और हर्यक वंश का संस्थापक जो था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसने अपनी राजधानी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज को बनाया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगृह या गिरिब्रज को बनाया था। और अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की भी चर्चा कर लें तो हर्यक वंश के शासकों में पहला शासक बिंबिसार, दूसरा महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु और उदयन, ये तीन महत्वपूर्ण शासक थे। जबकि अंतिम शासक जो था वह नागदशक था। अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। दूसरा अगर वंश की बात करेंगे तो मगध पर अगला जो वंश स्थापित होता है वह है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद अगला वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वह शिशुनाग ही था। वह कौन था? तो वह शिशुनाग ही था। और इसके महत्वपूर्ण अगर शासकों की चर्चा करेंगे तो शिशुनाग वंश का महत्वपूर्ण जो शासक है, एक तो शिशुनाग है और दूसरा कालाशोक है। जबकि अंतिम जो शासक था वह नंदीवर्धन था। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जबकि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। इसके बाद देखेंगे तो अगला वंश जो है, अगला वंश शिशुनाग वंश के बाद मगध पर अगला वंश जो स्थापित होता है वह नंद वंश है। वह कौन सा है? नंद वंश की अगर आप बात करेंगे तो नंद वंश का शासक जो है वह महापद्म नंद है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और घनानंद, ये दो महत्वपूर्ण शासक थे नंद वंश के। और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह पाटलिपुत्र को बनाई थी। वह कौन सी राजधानी बनाई थी? वह पाटलिपुत्र को बनाई थी। और इसके बाद लगभग गुप्त काल तक मगध की जो राजधानी रही
वह पाटलिपुत्र ही रही। मगध की राजधानी कौन सी रही? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसके बाद अगला देखेंगे वंश। तो अगला मगध पर स्थापित होने वाला अगला वंश जो था वह मौर्य साम्राज्य था। कौन था? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्यों ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। मौर्यों ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। और अगर मौर्य वंश के हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और सम्राट अशोक है। इसके बाद अंतिम जो शासक था इसका वह था बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसके बाद हम देखेंगे तो अगला वंश जो है देखेंगे तो चूँकि इसके बाद विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ होता है और मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है। और मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो देशी वंश में, मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे तो देशी और विदेशी दो वंश एक साथ चलते रहते हैं। दो वंश एक साथ चलते रहते हैं, जिसमें अगर देशी वंश की बात करेंगे, देशी वंश की अगर हम बात करेंगे तो देशी वंश में पहला वंश जो है वह शुंग वंश है। कौन सा वंश है? शुंग वंश। शुंग वंश है। और शुंग वंश की अगर आप बात करेंगे तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग था। और इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। इसने भी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। हालांकि कुछ समय तक जो है इसने राजधानी अपनी स्थानांतरित कर ली थी। इसने राजधानी अपनी जो है विदिशा को बनाई थी, लेकिन पुनः जो है पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला, शुंग वंश के बाद जो अगला वंश स्थापित होता है वह कण्व वंश है। कौन सा है? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक जो था वह वासुदेव कण्व था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। और वासुदेव कण्व के समय भी राजधानी जो थी मगध की वह पाटलिपुत्र ही थी। इसके बाद देखेंगे तो अगला जो वंश है, अगला वंश जो है वह सातवाहन वंश है। अगला वंश कौन सा है? सातवाहन वंश है। हालांकि सातवाहन वंश जो था यह दक्षिण भारत में था। सातवाहन वंश कौन था? तो सातवाहन वंश जो था यह दक्षिण भारत में था। तो सातवाहन वंश जो था यह दक्षिण भारत में था, जिसकी स्थापना सीमुक के द्वारा किया गया था। सीमुक के द्वारा कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वह सुशर्मन था। और सुशर्मन की हत्या करके ही सीमुक ने जो है मध्य भारत में, या यूँ कह सकते हैं कि अब दक्षिण भारत में एक नए वंश की स्थापना की दक्कन में, जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। और सातवाहनों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह मान्यखेट को बनाई थी। सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेट को बनाई थी। इसके बाद देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो इससे पहले संगम वंश चल रहा था। कौन सा वंश? संगम वंश चल रहा था। और जिसे आप संगम में 3 वंश थे, जिसमें चोल, चेर और पांड्य, संगम वंश में ही चोल, चेर और पांड्य ये 3 वंश जो है सामूहिक रूप से शासन करते हैं। और चेर वंश की बात करेंगे तो चेर वंश का जो संस्थापक था वो उदयनजेरल था। वह कौन था? उदयनजेरल था। जबकि चोल वंश का एक महानतम शासक की चर्चा की जाती है और वह करिकाल था। चोल वंश का एक महानतम शासक की चर्चा की जाती है, वो कौन था? करिकाल था। इसके बाद देखेंगे अगर हम विदेशी वंश की बात करेंगे तो विदेशी वंश में आप देखेंगे कि हिंद यवन है। हालांकि हिंद यवन जिन्होंने भारत में शासन किया तो हिंद यवनों में यूथिडेमस है, डेमेट्रियस है, मेनांडर है। यूथिडेमस, डेमेट्रियस और मेनांडर। तो इस तरीके से हिंद यवनों ने भारत में शासन किया। और फिर हिंद यवन के बाद शक आए, जिन्हें सीथियन भी कहा जाता है। तो शकों ने भी भारत में शासन किया। और शकों में देखेंगे तो शकों के महानतम, हालांकि शकों की भारत में 5 शाखाएँ थी। और शकों का महानतम शासक जो था वह रुद्रदामन था शकों का महानतम शासक। इसके बाद देखेंगे तो अगला वंश जो है
शक वंश के बाद फिर पहलव है। हालांकि पहलव भी विदेशी ही थे, लेकिन पहलवों में भी एक शासक का उल्लेख मिलता है जो गोडो फर्निश करके था। इसके बाद अगला वंश जो है वह कुषाण वंश है। कुषाण वंश जिसका संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक जो था वह कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक सबसे महानतम शासक जो था वह कनिष्क था। इसके बाद देखेंगे तो प्रारंभ हो जाता है कुषाण वंश के पतन के बाद गुप्त काल प्रारंभ हो जाता है। और गुप्त काल में भी अगर आप देखेंगे गुप्त काल में देखेंगे तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। और गुप्तों ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। और प्रमुख अगर महत्वपूर्ण गुप्त शासकों का अगर हम चर्चा करें तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त की चर्चा होती है। जबकि गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वह विष्णुगुप्त था। हालांकि गुप्त वंश के पतन के बाद ही गुप्तोत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। यानी भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और पुनः देखेंगे विकेंद्रीकरण की स्थिति में कई छोटे छोटे वंश जो है अस्तित्व में आ जाते हैं। हालांकि गुप्त वंश के ही समकालीन देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत में नागवंश या भारसिव या नागवंश भी अस्तित्व में रहता है। जबकि अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में वाकाटक भी अस्तित्व में आ गए थे। दक्षिण भारत में देखेंगे तो वाकाटक शासन कर रहे थे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वाले बेल्ट में। और वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वह विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक जो था वह विंध्य शक्ति था। इसके बाद देखेंगे तो फिर आगे चल करके गुप्तोत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। और गुप्तोत्तर काल में देखेंगे तो यहाँ पर कन्नौज में अगर आप गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे तो गुप्तोत्तर काल में कई छोटे छोटे वंश अस्तित्व में आ जाते हैं। इसमें देखेंगे तो कन्नौज में देखेंगे तो मोखरी वंश शासन कर रहा था। कन्नौज में मोखरी वंश शासन कर रहा था। कन्नौज में कौन शासन कर रहा था? तो कन्नौज में मोखरी वंश शासन कर रहा था। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर थानेश्वर या हरियाणा में देखेंगे तो यहाँ पे वर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश यहाँ पर थानेश्वर में शासन कर रहे थे। और इन्होंने थानेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। और पुष्यभूति जो था इस वंश का संस्थापक था। जबकि इस वंश का सबसे स्वतंत्र रूप से शासक जो हुआ वह हर्षवर्धन हुआ। सबसे महानतम जो शासक हुआ वह हर्षवर्धन हुआ, जिसने 606 से लेकर के 647 तक शासन किया। और पूरे उत्तर भारत में इसने एक केंद्र के शासन स्थापित किया। इसके बाद देखेंगे तो मोखरी वंश का जो शासक था वह ईशान वर्मा था। मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? ईशान वर्मा था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। बाद में जो आगे चल करके पुष्यभूति या वर्धन वंश आगे चल करके यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। उन्होंने जो क्या किया कि यहाँ पर आगे चल करके हर्षवर्धन ने कन्नौज से ही शासन करना प्रारंभ किया। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल कर देखेंगे तो पुष्यभूति हो गया। यहाँ पे गुजरात पे देखेंगे तो बल्लभी वंश का शासन स्थापित होता है। गुजरात पे किसका शासन स्थापित होता है? गुजरात पे बल्लभी के मैत्रक। गुजरात पे कौन शासन कर रहे थे? तो गुजरात पे बल्लभी के मैत्रक शासन कर रहे थे। और जिस वंश का संस्थापक जो था वह भट्टार्क था। इस वंश का संस्थापक कौन था? भट्टार्क। बल्लभी के मैत्रक का संस्थापक कौन था? तो बल्लभी के मैत्रक का जो संस्थापक था वह भट्टार्क था। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह बल्लभी को बनाया था। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसी समय
बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में हूणों का शासन रहता है। बंगाल में जो हूण शासक शशांक था, हूण शासक शशांक था, बंगाल में शासन कर रहा था। और इसके बाद देखेंगे तो आगे चल करके देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर गुप्त मालवा और मगध के उत्तर गुप्त भी बाद में अस्तित्व में आते हैं। और मालवा का जो मगध का उत्तर गुप्त है उसका संस्थापक कृष्णगुप्त था, जबकि मालवा का जो उत्तर गुप्त था वह मालवा का उत्तर गुप्त भी शासन कर रहा था। इसके बाद देखेंगे तो मालवा में ही मालवा का यशोधर्मन भी शासन कर रहा था। मालवा पर कौन शासन कर रहा था? तो मालवा पर यशोधर्मन भी शासन कर रहा था। फिर इसके बाद दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गई उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों की। प्राचीन इतिहास के उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश हुए, जिसमें मैंने देखा कि हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश। इसके बाद मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो आपने देखा शुंग वंश, कड़ वंश, सातवाहन वंश, फिर हिंदय वंश, शक, पहलव, कुषाण। फिर इसके बाद गुप्त वंश के बारे में आपने देखा। फिर इसके बाद गुप्तोत्तर वंश के बारे में देखा। गुप्तोत्तर वंश में आपने देखा कि गुप्तोत्तर वंश में थानेश्वर के हरियाणा या थानेश्वर के पुष्पभूति वंश थे। कन्नौज का मोखरी वंश था। इसके बाद देखेंगे तो गुजरात वल्लभी के मैत्रक थे। फिर इसके बाद मगध और मालवा के उत्तर गुप्त थे। मालवा का यशोधर्मन था। बंगाल का हूण शासक शशांक था। इन सब लोगों ने कहाँ शासन किया? तो इन सब लोगों ने उत्तर भारत में शासन किया। अब अगर आप दक्षिण भारत देखें, दक्षिण भारत में आपने देखा कि संगम वंश चल रहा था, जिसमें चोल, चेर और पांड्य ने शासन किया। फिर इसके बाद देखेंगे तो सातवाहन वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश भी शासन कर रहे थे। फिर इसके बाद आपने देखा कि वाकाटकों ने भी दक्षिण में ही शासन किया। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंद शक्ति था। वाकाटकों ने भी दक्षिण में शासन किया। फिर इसके बाद देखेंगे तो दक्षिण में आप देखेंगे तो फिर इसी समय पल्लव वंश का उदय होता है। संगम वंश के पतन के बाद किसका उदय होता है? तो संगम वंश के पतन के बाद जो है दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय होता है। पल्लव वंश का संस्थापक जो था वह सिंह विष्णु था। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। और इसने कांची को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके महत्वपूर्ण प्रमुख शासकों की अगर हम चर्चा करेंगे तो जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है, महेंद्र वर्मन है। ये पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक थे, जिसमें स्वयं सिंह विष्णु भी एक महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के ये महत्वपूर्ण वंश थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। उत्तर और दक्षिण भारत के जितने भी वंश महत्वपूर्ण वंश थे, मैंने सारे वंशों की चर्चा डिटेल से की। इसके बाद अब देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण उत्तर और भारत के प्रमुख राजवंश होगी। अगर हम उत्तर भारत के राजवंशों की चर्चा करेंगे तो उत्तर भारत में हम मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटेंगे, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। अगर पूर्व मध्यकाल में देखेंगे, पूर्व मध्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो पूर्व मध्यकाल में हम तीन महत्वपूर्ण वंशों की चर्चा करेंगे, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। जिसमें हम किसकी चर्चा करेंगे? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हों, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम क्रमबद्धता से आपको बताई जा रही हैं। सारी चीज़ें आपको एकदम क्रमबद्धता के साथ बताई जा रही हैं, इसलिए समझ में न आए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूंगा और पूर्व मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पूर्व मध्यकाल में आपको देखना है पाल वंश का संस्थापक जो था वह गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह मुंगेर को बनाई थी। पालों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मुंगेर को।
पालों ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। और गोपाल के बाद देखेंगे तो धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, महिपाल हो गया, ये सब पाल वंश के महत्वपूर्ण प्रमुख शासक थे। फिर इसके बाद देखेंगे आगे चल करके प्रतिहार वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की अगर आप बात करेंगे तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वह नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट प्रथम और प्रतिहारों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह गुजरात में बनाई थी। प्रतिहारों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गुजरात में बनाई थी। हालांकि आगे चल करके जो है बाद में फिर पुनः प्रतिहारों ने अपनी राजधानी जो बनाया वो धारा नगरी को बना लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो प्रतिहार वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों की अगर हम चर्चा करेंगे तो जिसमें वत्सराज है, मिहिर भोज है, ये कुछ प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। फिर इसके बाद देखेंगे अगर तो दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो इसी के समकालीन पाल प्रतिहार के समकालीन दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वह दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी वह मान्यखेड़ को बनाई थी। मान्यखेड़ को इसने अपनी राजधानी बनाई थी दंती दुर्ग ने। और इसके बाद देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में पूर्व मध्यकाल में ही देखेंगे तो राजपूतों का उदय होता है। और राजपूतों के उदय के संदर्भ में आपको ढेर सारे वंशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वंशों की अगर आप बात करेंगे तो जिसमें हम चर्चा करेंगे चौहान वंश की, जिसकी हम किसकी बात करेंगे? चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश। चौहान वंश का जो संस्थापक था वह वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और चौहानों ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह किसको बनाई थी? तो वह इन्होंने अपनी राजधानी अजमेर को बनाई थी। और चौहान वंश के अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे तो वत्सराज है। इसके बाद देखेंगे तो सोमेश्वर चतुर्थ है। फिर पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है अथवा पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक थे। इसके बाद दिल्ली पर देखेंगे तो दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल तोमर, दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का शासन था। इसके बाद देखेंगे तो अगला जो वंश है वह परमार वंश है। वह कौन सा वंश है? परमार वंश है। परमार वंश का जो संस्थापक है वह उपेंद्र राज है। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज, अथवा उसी को कृष्णराज भी कहते हैं। उपेंद्र राज अथवा कृष्णराज भी कहते हैं। और इन्होंने मालवा में शासन किया था, मालवा के परमार। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह धारा नगरी को बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी। इसके बाद देखेंगे तो धारा नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बुंदेलखंड के चंदेल वंश का संस्थापक जो था वह नुन्नुक चंदेल था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नुक था। और इसने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी। चंदेल वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? खजुराहो की बनाई थी। और चंदेल वंश का सबसे महानतम शासक जो था वह विद्याधर था। चंदेल वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विद्याधर था, जिसने 1009 से लेकर के 1029 तक शासन किया, जो महमूद गजनवी का समकालीन था, जिसने महमूद गजनवी के अभियान को रोक दिया था। इसके बाद देखेंगे तो त्रिपुरी के कलचूरी, ये भी
मध्य प्रदेश में ही शासन कर रहे थे। और कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वह कोकल्य था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक जो था वह कोकल्य था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? त्रिपुरी में। कलचुरियों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो कलचुरी ने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाई थी। फिर इसके बाद देखेंगे तो गुजरात के सोलंकी के चालुक्य, गुजरात के सोलंकी के चालुक्य जिन्होंने अपनी राजधानी अहिलवाड़ को बनाई थी। मूलराज प्रथम, गुजरात के सोलंकी वंश का चालुक्य शासक जो था वह मूलराज प्रथम था और इन्होंने अपनी राजधानी अहिलवाड़ को बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी अहिलवाड़ को बनाई थी। और गुजरात के सोलंकी के चालुक्य जो थे, चालुक्य के कुछ महत्वपूर्ण महानतम शासकों की अगर हम बात करें तो भीमदेव प्रथम हो गया, भीमदेव द्वितीय हो गया। ये कुछ गुजरात के सोलंकी वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? अहिलवाड़ को बनाई थी। इसके बाद बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर सेन वंश का शासन स्थापित होता है। बंगाल पर सेन वंश का शासन स्थापित होता है और जिसका संस्थापक था सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था और जिसने अपनी राजधानी राढ़ बंगाल को बनाई थी। जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? राढ़ बंगाल को बनाई थी। और फिर इसके बाद देखेंगे तो कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था और जिसका संस्थापक जो था वह चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक वह चंद्रदेव था। और गढ़वाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण अगर हम शासकों की बात करें तो इसमें विजयचंद, जयचंद्र और गोविंदचंद, गोविंदचंद ये कुछ महत्वपूर्ण गढ़वाल वंश के शासक थे। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण वंश हुए। इसी समय अगर आप देखेंगे तो बादामी या वातापी के दक्षिण में बादामी या वातापी के चालुक्यों का उदय होता है। जिस समय उत्तर भारत में वर्धन वंश चल रहा था तो उसी समय दक्षिण भारत में बादामी या वातापी के चालुक्यों का उदय होता है। और बादामी या वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक था वह जयसिंह था। बादामी या वातापी के चालुक्य का शासक कौन था? जयसिंह था। जबकि वास्तविक संस्थापक जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था। वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने अपनी राजधानी बादामी अथवा वातापी को बनाया था। बादामी अथवा वातापी के चालुक्य। इसके बाद देखेंगे तो दक्षिण भारत में ही बादामी या वातापी के चालुक्यों के बाद वेंगी के चालुक्यों का उदय होता है। फिर इसके बाद वेंगी के चालुक्यों का जो संस्थापक था वह विष्णुवर्धन था। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था, जिसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था। और फिर देखेंगे तो अगला वंश जो था वह कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक जो था वह तैलभ द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो तैलभ द्वितीय था, जिन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो जिन्होंने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। फिर इसके बाद दक्षिण भारत में ही देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो पल्लवों के पतन के बाद या पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर ही चोल वंश का उदय होता है। चोल वंश का पल्लवों के पतन के बाद ही किसका उदय होता है? तो पल्लवों के पतन के बाद ही चोलों का उदय होता है। चोलों का उदय होता है। चोल वंश का उदय होता है, जिन्हें शाही चोल या रायल चोल के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, जिसने संपूर्ण दक्षिण एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और चोल वंश के मजबूत अगर महानतम शासकों की बात करेंगे जिसमें राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, राजाधिराज प्रथम है, ये चोल वंश के महानतम शासक थे।
चोल वंश के महानतम शासक थे, जिन्होंने 850 से लेकर के 13वीं शताब्दी तक शासन किया। 850 से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। तो ये मध्यकालीन इतिहास के ये कुछ महत्वपूर्ण वंश हुए। इसके बाद इसी समय देखेंगे अगर तो पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे तो हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था। पश्चिमोत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? तो पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था, और हिंदू शाही वंश का जो शासक था वह कल्लर ब्राह्मण था। पश्चिमोत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था, जिसका संस्थापक जो था वह कल्लर ब्राह्मण था। कल्लर ब्राह्मण हिंदू शाही वंश का संस्थापक कौन था? कल्लर ब्राह्मण था। फिर इसके बाद देखेंगे तो कुछ हम कश्मीर पे शासन किए गए हम कुछ वंशों की भी अगर बात कर लें तो कश्मीर पे पहला वंश जो शासन किया, कश्मीर पर शासन करने वाला पहला वंश जो था वह कारकोट वंश था। कश्मीर पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? कारकोट वंश था। इसके बाद दूसरा वंश जो था वह उत्पल वंश था, और तीसरा वंश जो था वह लोहार वंश था। कश्मीर वंश पे पहला अगर वंश की बात करेंगे हम कश्मीर के राजवंश की अगर आप बात करेंगे तो पहला वंश जो था वह कौन सा था? तो पहला वंश जो था वह कारकोट वंश था। कारकोट वंश का संस्थापक जो था वह दुर्लभ वर्मन था। कारकोट वंश, और इस वंश का संस्थापक जो था वह दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका एक महानतम शासक जो था कारकोट वंश का वह ललितादित्य मुक्तापिंड। वह कौन था? तो वह ललितादित्य मुक्तापिंड था। कारकोट वंश के बाद देखेंगे अगर तो अगला वंश जो है वह उत्पल वंश। कारकोट वंश की अगर आप बात करेंगे तो फिर अगला वंश कौन सा हुआ? वह उत्पल वंश हुआ, और उत्पल वंश का जो संस्थापक था वह अवंती वर्मन था। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। इसके बाद अगला जो शासक है वह लोहार वंश, और लोहार वंश का जो संस्थापक था वह विग्रहराज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? विग्रहराज। इसके बाद अगला वंश जो है वह लोहार वंश है, और लोहार वंश का संस्थापक जो था वह विग्रहराज। लोहार वंश का ही संस्थापक कौन था? तो विग्रहराज था। तो ये कश्मीर पे महत्वपूर्ण वंशों के द्वारा शासन किया गया था। कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश, अवंती वर्मन, लोहार वंश, विग्रहराज, इन सभी ने बारी बारी से कश्मीर पर शासन किया था। इसके बाद अगर देखेंगे हम तो उड़ीसा पर शासन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण वंशों की चर्चा कर लें तो उड़ीसा पर एक महत्वपूर्ण वंश ने शासन किया जिसे चेटी वंश के नाम से जाना जाता है। और चेटी वंश या चेदी वंश का जो संस्थापक था वह महामेघवाहन वंश था। कौन था? महामेघवाहन वंश। इसका एक महानतम शासक की जो चर्चा होती है वह खारवेल था। कलिंग शासक खारवेल जो था वह महामेघवाहन वंश या चेटी वंश का ही शासक था, जिसने कहाँ पर शासन किया था? तो जिसने कलिंग पर शासन किया था। फिर इसके बाद आगे चल करके देखेंगे तो उसी कलिंग पर जो है गंग वंश की स्थापना होती है। उसी कलिंग पर किसकी स्थापना होती है? गंग वंश की स्थापना होती है। वज्रहस्त कलिंग पर ही देखेंगे तो कलिंग पर ही देखेंगे उड़ीसा पर किसका शासन स्थापित होता है? गंग वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका संस्थापक वज्रहस्त है। जिसका संस्थापक कौन था? वज्रहस्त था। इसके बाद विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुआ और फाइनली जो है यहाँ पर देखेंगे तो अब हम मध्यकाल में देखेंगे तो उत्तर मध्यकाल में देखेंगे। तो अब चूँकि यहीं से
विदेशियों का आक्रमण, यूरोपियों यानी कि तुर्कों का जो आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और यहीं पे पुनः जो है भारत में नए नए वंश की स्थापना होती है, जिसमें हम देखेंगे तो गुलाम वंश। उत्तर मध्यकाल में हम देखेंगे तो उत्तर मध्यकाल में पहला वंश जो स्थापित हुआ वह कौन सा वंश स्थापित हुआ, तो वह गुलाम वंश स्थापित हुआ। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से टोटल अगर गुलाम वंश की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। और जिसके महत्वपूर्ण शासकों की अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजियत सुल्तान, फिर नासरुद्दीन महमूद और बलबन। ये गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन आगे चल करके इल्तुतमिश ने राजधानी अपने स्थान करके कहाँ लाया, दिल्ली को बनाया। फिर इसके बाद आगे चल करके देखेंगे तो अगला वंश जब गुलाम वंश के पतन के बाद, हालांकि गुलाम वंश में भी 3 महत्वपूर्ण वंशों ने बारी बारी से शासन किया, जिसमें आप देखेंगे तो कुतुबी वंश था, कुतुबी वंश, फिर इसके बाद कुतुबी वंश के बाद फिर मोजी वंश, और फिर इसके बाद या उसी को आप शमसी वंश भी कह सकते हैं, शमसी वंश, फिर इसके बाद बलबनी वंश। कुतुबी वंश, मोजी वंश और बलबनी वंश, या मोजी वंश को ही शमसी वंश भी कहा जाता है। तो इन्होंने बारी बारी से शासन किया। फिर इसके बाद देखेंगे तो फिर उत्तर भारत में देखेंगे तो फिर दिल्ली पर अगला वंश जो स्थापित हुआ वह कौन सा स्थापित हुआ। ये सारी चीज़ें तो आप नोट ही कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब मिटा दें ताकि आगे लिखने के लिए स्पेस हो जाए। फिर खिलजी वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। और खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे, अगर खिलजी वंश की देखेंगे तो खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया खिलजी वंश ने, और जिसके प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, ये खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल करके अगला जो वंश स्थापित हुआ वह तुगलक वंश स्थापित हुआ, जिसने 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया। 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। और तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश के महानतम शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और पुनः जो है उसने भी राजधानी अपनी किसको बनाई, वह दिल्ली को ही बनाता है। फिर इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश की बात करेंगे तो सैयद वंश का संस्थापक जो था वह खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था, जिसने 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया खिज्र खां ने। जिसमें प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, ये महत्वपूर्ण रूप से जो है इन्होंने सैयद वंश के अंतर्गत शासन किया। फिर इसके बाद अंतिम वंश जो था वह लोदी वंश था। अंतिम वंश कौन था, तो अंतिम वंश जो था वह लोदी वंश था, जिन्होंने 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया। जिन्होंने 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया, जिसमें अगर लोदी वंश की बात करेंगे तो इसके 3 महत्वपूर्ण शासक थे, बहलोल लोदी, इब्राहिम, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये 3 लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। और फाइनली इसी के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। अब इसके बाद देखेंगे तो दक्षिण भारत में इसके समकालीन कुछ महत्वपूर्ण वंश चल रहे थे दक्षिण भारत में भी। तो दक्षिण भारत के हम महत्वपूर्ण वंशों की बात करेंगे। अगर मध्यकालीन इतिहास के हम दक्षिण भारत के राजवंशों की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तो देवगिरी के यादव वंश थे। देवगिरी के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे तो देवगिरी के यादव वंश थे।
जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासन कर रहे थे, देवगिरी के यादव वंश थे, देवगिरी का यादव वंश। यहाँ पे देखेंगे तो देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश, यादव वंश से इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? यादव वंश, इन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाई थी। और बल्ला अगर देखेंगे तो रामचंद्र शासक था जिस समय उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यादव वंश का शासक जो था वह रामचंद्र था। इसके बाद अगला वंश जो था वह वारंगल का काकतीय वंश, काकतीय वंश था। और काकतीय वंश की राजधानी जो थी वह वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? तो काकतीय वंश की राजधानी जो थी वह वारंगल थी, वारंगल। और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो शासक था यहाँ का वह प्रतापरुद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन शासक था? प्रतापरुद्र देव था। और काकतीय वंश की राजधानी कौन थी? वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। प्रतापरुद्र देव अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था। इसके बाद देखेंगे तो अगला देवगिरी के यादव वंश हो गए, वारंगल के काकतीय वंश हो गए। फिर इसके बाद देखेंगे अगला वंश तो देवगिरी के यादव वंश हो गए, वारंगल के काकतीय वंश हो गए और केरल के पांड्य वंश हो गए, केरल के पांड्य वंश, केरल के पांड्य वंश जिन्होंने राजधानी अपनी, पांड्यों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो इन्होंने केरल को अपनी राजधानी बनाई थी। और वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य जो है यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। तो देवगिरी के यादव हो गए, वारंगल के द्वार समुद्र के होयसल एक और वंश था, वह कौन था? द्वार समुद्र, होयसल वंश जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल वंश जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल वंश था जिसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जब उत्तर भारत में खिलजी वंश चल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यहाँ का जो शासक था वह बल्लाल देव था। वह कौन था? बल्लाल देव। इसके बाद देखेंगे तो गुजरात पर यहाँ पर देखेंगे तो बघेल वंश का शासन था, बघेल वंश। गुजरात पर किसका शासन था? तो गुजरात पर बघेल वंश का शासन था। और यहाँ का जो शासक था वह रायकड़ बघेल था। यहाँ का शासक कौन था? रायकड़ बघेल था जब उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था। फिर इसके बाद आगे चल कर देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो उसी समय दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का उदय होता है। दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का उदय होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में ही दक्षिण भारत में दो महान साम्राज्यों का जो उदय हुआ उसमें पहला जो था वह विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में अस्तित्व में आया। विजयनगर साम्राज्य कब अस्तित्व में आता है? 1336 ईस्वी में अस्तित्व में आया विजयनगर साम्राज्य। और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। और विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियाँ थी। पहला विजयनगर या विद्यानगर, इसके बाद हस्तिनावती या हम्पी इसकी राजधानी थी। फिर इसके बाद अनेगोंडी और पेनुगुंडा ये भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी। आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही 4 वंशों ने बारी बारी से शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश जिसने शासन किया वह संगम वंश था। चूँकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम वंश था, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा? संगम वंश रखा, हरिहर और बुक्का। तो पहला वंश विजयनगर के अंतर्गत पहला वंश कौन था? तो पहला वंश जो था वह संगम वंश था, संगम वंश। और इसके बाद देखेंगे अगला
अगला वंश जो है संगम वंश, सालू वंश, नरसिंह सालू। संगम वंश के बाद सालू वंश, सालू वंश, सालू वंश जिसका शासक जो था वह, इसका संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू। सालू वंश का संस्थापक कौन था? तो सालू वंश का संस्थापक जो था वह नरसिंह सालू था। इसके बाद तुलु वंश, तुलु वंश, तुलु वंश। सालू वंश के बाद अगला वंश कौन हुआ? तो सालू वंश के बाद अगला वंश जो हुआ वह तुलु वंश हुआ, और तुलु वंश का जो संस्थापक था वह वीर सिंह था। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू और तुलु वंश का संस्थापक वीर सिंह, वीर सालू था। और इसने जो है तुलु वंश की स्थापना की। और तुलु वंश का एक महानतम शासक जिसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय भारत का महानतम शासक था। मध्यकालीन इतिहास में भारत का महानतम शासक था कृष्णदेव राय, वह तुलु वंश का ही शासक था। और अगला वंश जो था वह आरवीडु वंश था। आरवीडु वंश, आरवीडु वंश, आरवीडु वंश। और आरवीडु वंश का जो संस्थापक था वह तिरुमल था। आरवीडु वंश का संस्थापक कौन था? आरवीडु वंश का संस्थापक तिरुमल। आरवीडु वंश का संस्थापक कौन था? तो आरवीडु वंश का संस्थापक यह तिरुमल था। इसने जो है आरवीडु वंश की स्थापना की थी। हालांकि विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है वह 1565 ईस्वी के तालीकोटा का युद्ध जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई और विजयनगर साम्राज्य का यहीं से जो है पतन प्रारंभ हो गया। लेकिन पतन की अवस्था में भी वह लगभग 1650 ईस्वी तक चलता रहा। 1650 ईस्वी तक चलता रहा विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद देखेंगे तो अगला वंश जो था वह बहमनी साम्राज्य था। अगला वंश कौन था? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में, बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा, बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना एमबीटी के समय ही दक्कन में किया गया था। एमबीटी के समय ही दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा दक्कन में किया गया था बहमनी। और विजयनगर साम्राज्य देखेंगे तो सुदूर दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में था। दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि विजयनगर साम्राज्य जो था यह एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और फलस्वरूप दोनों के मध्य रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष हो रहा था। बहरहाल हम उधर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ जो है वंशों के बारे में चर्चा करना है, टॉपिक लंबा ना हो इस वजह से थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में अस्तित्व में आया और लगभग 180 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद, 180 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद बहमनी साम्राज्य 180 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। बहमनी साम्राज्य 5 वंशों में टूट गया, जिसमें 5 वंश कौन कौन से थे उसकी हम चर्चा करेंगे। 5 वंशों की अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला वंश जो था वह पहला वंश कौन सा है? तो पहला वंश हम देखेंगे, पहला वंश है बहमनी साम्राज्य में, तो पहला वंश जो है वह बरार। पहला वंश हम कौन सा है? बरार। इसके बाद है बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार की अगर आप बात करेंगे तो बरार को बरीद किस वंश के नाम से जाना जाता है? बरीद शाही। बरार को बरीद शाही के नाम से जाना जाता है और इस वंश का संस्थापक जो था वह कासिम बरीद था। बरार
बरार जो है इस वंश का संस्थापक कौन था? बरार को बरीद शाही वंश के नाम से जाना जाता है और कासिम बरीद इस वंश का संस्थापक था। कासिम बरीद इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद है बीदर। बीदर वंश का बीदर को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। बीदर को इमाद शाही, बीदर को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। फतेउल्ला इमाद, फतेउल्ला इमाद जो था वह इमाद शाही वंश का संस्थापक था। फतेउल्ला इमाद इमाद शाही वंश का संस्थापक था। इसके बाद है बीजापुर। अगला है बीजापुर। बीजापुर को आदिल शाही वंश के नाम से जाना जाता है। आदिल शाही, आदिल शाही। बीजापुर को आदिल शाही वंश के नाम से जाना जाता है। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद है गोलकुंडा। इसके बाद कौन सा वंश है? गोलकुंडा। गोलकुंडा को कुतुब शाही वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुब शाही, गोलकुंडा को कुतुब शाही वंश के नाम से जाना जाता है और कुली कुतुब शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था गोलकुंडा। और अगला है अहमदनगर। अहमदनगर को निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है। निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है। निजाम शाही, निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है, जिसको अहमद निजाम ने, जिसको अहमद निजाम ने जो है इस्टेब्लिश किया था। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया, संगा वंश, सालू वंश, सुरु वंश और आर्वेडु वंश। जबकि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आगे चल कर 180 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद 5 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार सबसे पहला राज्य था जो बहमनी साम्राज्य से पृथक हुआ, जिसे बरीद शाही के नाम से जाना जाता है और जिसका संस्थापक जो था वह बरीद शाही कासिम बरीद था। जबकि अंतिम रूप से बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला जो राज्य था वह बीदर था। वह कौन था? बीदर था। लगभग 1527 के आसपास, 1527 के आसपास जो है बीदर अंतिम रूप से इमाद शाही बीदर को इमाद शाही वंश के नाम जाना जाता है। और फतेउल्ला इमाद के द्वारा बीदर वंश की स्थापना की गई थी। आगे चल करके देखेंगे हम तो बरार को जो है आगे चल करके बरार को बीजापुर ने हड़प लिया था। और अगर देखेंगे तो अहमदनगर को लगभग 1633 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया था। जबकि 1686 और 87 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरीके से एक एक करके इन सारे राज्यों की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो गई। इसी के समय देखेंगे, इसी समकालीन में खान देश देखेंगे तो यहीं पे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों में खान देश शासन कर रहा था। इसी समकालीन खान देश शासन कर रहा था, जिसका संस्थापक जो था मलिक रजा फारूकी जो था वो खान देश का शासक था, जिसने खान देश को इस्टेब्लिश किया था। हालांकि चूँकि खान देश के सभी शासकों ने खान की उपाधि धारण की थी, इस आधार पे खान देश को किस नाम जाना गया? खान देश के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये लगभग कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन इतिहास के ये वंश थे और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और ये कब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए थे और कब इनका पतन हुआ। तो ये सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा हमने किया। अब हम आते हैं आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण वंशों की चर्चा हम कर लेते हैं। हालांकि अगर चर्चा करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में ही अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। जैसे अगर देखेंगे तो जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत के समकालीन चूँकि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण के समय फैली अव्यवस्था का लाभ उठा करके जो है कई महत्वाकांक्षी सरदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उस संदर्भ में अगर हम जिक्र करेंगे तो देखेंगे तो गुजरात में जो है स्वतंत्र शासक के रूप में स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुआ। मुजफ्फर शाह ने स्वतंत्र गुजरात में प्रांतीय राज्य स्थापित किया। मुजफ्फर शाह जिसके कई महत्वपूर्ण शासक थे, जिसमें देखेंगे तो गुजरात के ही शासकों में एक अंतिम शासक जो था, शक्तिशाली शासक,
वह बहादुर शाह था। अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह था। जबकि गुजरात के इतिहास में ही देखेंगे तो एक ऐसा शासक था जिसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, 50 वर्षों तक शासन किया था, जिसका एक अपना अद्भुत इतिहास रहा है। अब वो शासक कौन था? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके बाद देखेंगे तो जौनपुर में, चूँकि जौनपुर में भी आगे चल करके हालांकि जौनपुर राज्य की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है वह मलिक उस सर्क अथवा मलिक सरवर के द्वारा की गई। मलिक सरवर के द्वारा स्वतंत्र जौनपुर राज्य में सरकी वंश की स्थापना की गई, जिसका महानतम शासक जो था वो इब्राहिम शाह सरकी था। जिसका महानतम शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी था। और अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह सरकी था। अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था। फिर इसके बाद देखेंगे तो अगर देखेंगे तो इसी समय पश्चिमोत्तर भारत में भी राजस्थान वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो कई राजपूत वंशों ने शासन किया बारी बारी से। अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ तो राजस्थान में पहला वंश जो था वह गुहिलौत वंश था। पहला वंश कौन था? गुहिलौत वंश राजस्थान में शासन किया था, गुहिलौत वंश। और इसका गुहिलौत वंश का जो संस्थापक था वह गुहिलादित्य था। गुहिलौत वंश का संस्थापक कौन था? गुहिलादित्य था, जिसका एक महानतम शासक जो था वह बप्पा रावल था। महानतम शासक कौन था गुहिलौत वंश का? बप्पा रावल। इसके बाद गुहिलौत वंश के पतन के बाद ही देखेंगे तो यहाँ पे सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। और सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था वह हम्मीर देव सिसोदिया था। वह कौन था? सिसोदिया वंश का संस्थापक। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक हम्मीर देव सिसोदिया था, जिसने यहाँ पे शासन किया था। फिर इसके बाद चूँकि हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे प्रांतीय राज्य की, सल्तनतकालीन प्रांतीय राज्य हैं, जिसमें मैंने चर्चा किया बंगाल का, फिर जौनपुर का। चूँकि इसी समय खानदेश भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। मालवा में खानदेश, जिसकी चर्चा इससे पहले ही मैंने की थी, मलिक राजा फारूकी के द्वारा खानदेश से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। फिर देखेंगे तो इसी समय बंगाल में भी बंगाल की भी स्थापना कर ली जाती है हाजी इलियास के द्वारा बंगाल में भी स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल की स्थापना कर ली जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे तो कश्मीर में भी जो है प्रांतीय राज्य कश्मीर को भी पृथक कर लिया जाता है, जिसका कश्मीर में देखेंगे तो एक महानतम शासक था जैनुलाब्दीन। कश्मीर के स्वतंत्र शासकों में देखेंगे तो सिकंदर शाह है, जैनुलाब्दीन है, ये कुछ महानतम शासक थे सल्तनतकालीन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में। हम कश्मीर की चर्चा किए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मिलकर के सामूहिक रूप से 4-5 वंशों ने शासन किया, लगभग 320 वर्षों तक। फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, जो 1526 से लेकर के जो है, हालांकि पावरफुल एम्पायर के रूप में 1707 तक रहा, लेकिन पतन की अवस्था तक जो है वो 1857 तक नाम मात्र के रूप में चलता रहा। तो जिसमें मुगल वंश के हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे तो अगर देखेंगे तो बाबर था। बाबर के बाद देखेंगे हुमायूं है। हुमायूं के ही समय देखेंगे अगर तो एक और वंश की स्थापना होती है जिसे सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। और सूर्यवंश का संस्थापक जो था वह शेरशाह सूरी, जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। और फिर इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसके बाद जो है यहीं से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और फिर मुगल वंश का डिक्लाइन प्रारंभ हो गया, पतन प्रारंभ हो जाता है, जो 1857 तक चलता रहता है। जो कि अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था। तो ये कुछ हो गई मध्यकालीन इतिहास की बात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जिन्होंने शासन किया था।
फिर इसके बाद देखेंगे तो मुग़ल काल में, मुग़ल काल के पतन के समय ही, मुग़ल काल के पतन के समय ही कुछ क्षेत्रीय, कुछ जो है प्रांतीय राज महत्वाकांक्षी सरदार जो थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, जिसको हम आधुनिक भारत में देखेंगे, जिसको हम आधुनिक भारत में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। और अब हम आधुनिक भारत की तरफ रुख करते हैं। आधुनिक भारत में देखेंगे तो आधुनिक भारत में सबसे पहले हम उत्तर भारत में, आधुनिक भारत में हम उत्तर भारत के राजवंशों की चर्चा करते हैं। तो उत्तर भारत के राजवंशों की चर्चा अगर करेंगे तो उत्तर भारत के राजवंशों की चर्चा जब भारत में मुग़ल काल के समय ही नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह के आक्रमण के समय ही या औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन प्रारंभ हो जाता है और बाद के शासक उतने योग्य हुए नहीं कि अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त विरासत को यथास्थिति में समाप्त कर सकें और धीरे धीरे वहीं से मुग़लों का पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसी समय कई ढेर सारे ऐसे महत्वाकांक्षी सरदार थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, जिसमें पहली चर्चा करेंगे हम स्वतंत्र प्रांतीय बंगाल की, स्वतंत्र प्रांतीय बंगाल, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल की चर्चा करेंगे, जिसकी स्थापना मुर्शीद कुली के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल की स्थापना जो है मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था, जिसने राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद को बनाया था, लेकिन बाद में जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी स्थानांतरित कर लिया गया था। जिसमें अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे तो मुर्शीद कुली के बाद जो है अलवर्दी खां था, अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर कासिम, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक थे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगला जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में ही हम अवध की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा? अवध, अवध की चर्चा करेंगे। अवध स्वतंत्र प्रांतीय राज्य अवध का जो संस्थापक था वह स्वतंत्र अवध का संस्थापक जो था वह सादत खां था। कौन था? अवध, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य अवध का संस्थापक जो था वो सादत खां, सादत खां। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य अवध का संस्थापक जो था वह सादत खां था। और अवध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो फैजाबाद थी, लेकिन बाद में राजधानी लखनऊ को बना दिया गया था। बाद में राजधानी किसको बना दिया गया था? बाद में राजधानी लखनऊ को बना दिया गया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो अवध के बाद फिर दक्कन में ही, दक्कन में हालांकि उसको हम दक्षिण भारत में अध्ययन करेंगे, उसके हम कब अध्ययन करेंगे? उसके हम दक्षिण भारत के इतिहास में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद बंगाल के बाद अवध हो गया, बंगाल हो गया। इसके बाद राजपूत भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। राजपूत राज्य का जो संस्थापक था वह जयपुर का राजा समाई जयसिंह था। स्वतंत्र जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? समाई राजा जयसिंह, समाई राजा जयसिंह जो है इसका संस्थापक था। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद अगर देखेंगे तो बीकानेर, स्वतंत्र बीकानेर राज्य का जो संस्थापक था वो राव बीका था। स्वतंत्र जोधपुर का संस्थापक जो था वो राव जोधा था। स्वतंत्र बीकानेर का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? राव बीका था, जबकि जोधपुर का शासक कौन था? राव जोधा था। इसके बाद देखेंगे अगर तो जाट भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जाट भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। हालांकि औरंगजेब के समय ही जाटों का विद्रोह प्रारंभ हो गया था और पहला जो जाट विद्रोह हुआ वह तिलपट के जमींदार गोकुला ने विद्रोह किया। बाद के जो जमींदार थे, शासक थे, उन्होंने भी उस विद्रोह को जारी रखा, जिसमें देखेंगे तो राजा राम थे। फिर इसके बाद सूरजमल थे, जिन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो इन सब लोगों ने जो है विद्रोह किया और स्वतंत्र। इसके बाद देखेंगे तो जाट राज्य का जो संस्थापक था, स्वतंत्र भरतपुर जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूरजमल बदन सिंह कौन थे? स्वतंत्र जाट राज्य का जो संस्थापक था वह बदन सिंह था। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल करके
रुहेल खां और बंगस पठान, रुहेला सरदार और बंगस पठान ने भी अपने अलग से राज्य स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद सिखों ने भी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। हालांकि शुरुआत में जो है सिख धर्म को प्रचलित जो किया वो गुरु नानक ने किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिख धार्मिक शक्ति से वो राजनीतिक शक्ति की तरफ जो है उन्होंने रुख किया। और फाइनली गुरु तेग बहादुर के बाद फिर बंदा बहादुर और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने नेतृत्व संभाला। फिर इसके बाद देखेंगे आगे चल करके दक्षिण भारत में देखेंगे तो ये तो आधुनिक भारत में कुछ उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य हो गए, जिसमें हमने बंगाल को देखा, फिर अवध को देखा, फिर जाट राज्य को देखा, फिर इसके बाद जाट हो गए, फिर रुहेला सरदार बंगस पठान हो गए, कुछ राजपूत राज्य हो गए। इन सभी राज्यों की हमने डिटेल से चर्चा की। इसके बाद दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में ही इसी समय वही वो टाइम पीरियड है जब मराठा राज्य का उत्कर्ष होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हालांकि औरंगजेब का शासनकाल था, तो औरंगजेब के शासनकाल के समय ही शिवाजी महाराज ने एक मराठा संघ की स्थापना की और बाद में जो है और उसके मराठा संघ के सर्वश्रेष्ठ जो थे वो छत्रपति महाराज हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे सत्ता जो है हस्तगत हो गई किसके पास? पेशवाओं के पास। सत्ता पेशवाओं के पास हस्तगत हो गई और बालाजी विश्वनाथ जो है वह पहले स्वतंत्र पेशवा हुए, जिन्होंने 1714 से लेकर के 20 तक शासन किया। बाद के पेशवाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें देखेंगे तो बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव प्रथम है, माधवराव प्रथम है। ये एक से बढ़ के एक पेशवा थे जिन्होंने भारत में मराठाओं का एक विशाल साम्राज्य स्टैब्लिश कर दिया। बाद में आगे चल कर के मराठा सरदार भी 4 भागों में विभाजित हो गए, जिसमें देखेंगे तो गुजरात के जो है गायकवाड़ हो गए, इंदौर के होलकर हो गए, नागपुर के भोसले हो गए। इसके बाद सिंधिया, इसके बाद जो है नागपुर के भोसले हो गए, इंदौर के होलकर हो गए, फिर इसके बाद सिंधिया हो गए, मध्य प्रदेश के MP के सिंधिया हो गए। इस तरीके से जो है मराठों ने भी 4-5 भागों में मराठे भी टूट गए और ऑलरेडी जो है पेशवा पूर्व में शासन कर ही रहे थे। फिर दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत के संदर्भ में मान लीजिए तो मराठा साम्राज्य हो गया। मराठा साम्राज्य के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया। फिर इसके बाद दक्कन में देखेंगे तो हैदराबाद में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना जो है वो निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां अथवा निजामुल मुल्क इसने जो है स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। और फिर आगे चल करके देखेंगे तो इसी समय जो है स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो था वो सादुल्ला खां था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुल्ला खां था। इसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हुई। स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हुई। अगर आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य जब 1650 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर वाडियार वंश की स्थापना हुई। चिक्का कृष्णराज के द्वारा वाडियार वंश की स्थापना हुई और वाडियार वंश के ध्वंसावशेषों पर आगे चल करके 1761 ईस्वी में हैदर अली एक मामूली से सिपाही के रूप में उसने अपना सफ़र करियर शुरू किया और देखते ही देखते स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक बन बैठा। आगे चल करके हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का नेतृत्व करता है, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने जो है आगे चल करके उन्होंने स्वतंत्र मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। और यही वो दौर है जब भारत में यूरोपीय कंपनी भी आ चुके थे, जिसमें आपने देखा कि आप पुर्तगीज़ देखेंगे, पुर्तगीज़ के बाद फिर डच के बाद फिर अंग्रेज़ों के बाद फिर डेनिश के बाद फिर फ्रांसीसी।
एक एक करके जो है सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आ चुकी थी। तो इस तरीके से संपूर्ण इतिहास का प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जितने सारे वंश थे उन सभी वंशों के बारे में हमने पूरा डिटेल से चर्चा किया और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। यूपीएससी से लेकर के वनडे एग्ज़ाम तक, टीजीटी, पीजीटी, नेट सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बचेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।